चीज पूछनी है तो फटाफट से पूछ लो, अपन उस पर बात कर लेंगे और फिर अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल कैसे इवॉल्व हुआ, सबसे पहले क्या किया गया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। बोलो उज्जवल। सर एक था ना एनोमेलस बोलो। पेयर्स ऑफ एलिमेंट, एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, उसमें सर था डाउट कोबाल्ट निकेल एंड पोटासियम का प्लेस किस तरह से डिस्टर्ब था। देखो ठीक है, कोबाल्ट निकल के बारे में बताता हूँ। कोबाल्ट निकल के साथ क्या हुआ, कोबाल्ट निकल के साथ ये हुआ उज्जवल। हाँ देखो, कोबाल्ट निकल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगता था, मतलब मेंडलीव साहब को ऐसा लगा कि कोबाल्ट और निकल में कोबाल्ट का मास कम होना चाहिए और निकल का मास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, उनको ऐसा लगा। देखो मैं पीरियोडिक टेबल एक खोल देता हूँ और वहां से एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट हाँ देखो, यहाँ पे यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, हमें दिख क्या रहा है कि उनके हिसाब से, मेंडलीव साहब के हिसाब से कोबाल्ट का मास जो है वो कम होना चाहिए था और निकल का ज्यादा होना चाहिए था। वो ये कह रहे थे कि कोबाल्ट मेरे हिसाब से, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, मैं कोबाल्ट को पहले प्लेस करूंगा, निकल को बाद में प्लेस करूंगा। जबकि जो उस समय तक मास मेजर किया गया था, उस समय तक जो मास मेजर किया गया था उसके हिसाब से कोबाल्ट का मास ज्यादा था निकल के कंपैरिजन में। सो अगर कोबाल्ट ज्यादा है, निकल कम है, तो उनको करना क्या चाहिए, बेसिकली पहले रखना चाहिए निकल को, बाद में कोबाल्ट को। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने कहा कि हो सकता है मैंने मास ही गलत मेजर कर लिया हो, मुझे जो मास बताया गया वही मास गलत हो। ठीक है, सो ये मानते हुए कि मेरा मेजरमेंट गलत है, उन्होंने पहले क्या किया, कोबाल्ट को रख दिया, बाद में निकल को रख दिया। जबकि ऐसा था नहीं, था बिल्कुल करेक्ट मास। जो कोबाल्ट का मास उनको बताया गया था, जो उनके पास डेटा था, वो बिल्कुल सही था, निकल का भी सही था। लेकिन ऐसा क्यों आ रहा था, इसलिए आ रहा था क्योंकि जिसको उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना था, वो एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी फंडामेंटल था ही क्यों नहीं, वो था ही नहीं। ठीक है, चलो डन है। ठीक है, चलिए आते हैं वो जो इस पे बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अब चलो, सो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया कि हिस्ट्री। बोलो उज्जवल। सर उस ग्रुप में देखो सुनो सुनो, मैं पोटेशियम वाली चीज में बता रहा हूँ। देखो ये पोटासियम पोटेशियम क्या करा। मैं बता रहा हूँ। देखो देखो क्या होता है। ठीक है, कहाँ गया, जस्ट हाँ, इस स्टेटमेंट के बारे में बोल रहे हो ना, एनोबेस पेयर के बारे में, ये वाला बोल रहे हो ना, देयर आर सम पेयर ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एग्जांपल आर्गन, कोबाल्ट। कोबाल्ट वर प्लेस्ड बिफोर के एंड एन। तो देखो रीजन क्या है, मैं बताता हूँ क्या रीजन है उनके हिसाब से। चलो इसमें देखो, इसमें कोबाल्ट को देखो, कोबाल्ट आपके पास कहाँ है। सो इसमें आपको कोबाल्ट, उन्होंने देखो एक्चुअली मैं बताता हूँ उनका सीन क्या है। उनका सीन ऐसा है कि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उनका पीरियोडिक टेबल ये है। ये वो पीरियोडिक टेबल नहीं है जिसको हम आज देख रहे हैं। और इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जब तुम देखोगे तो उनका जो थियोरी था कि उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा, तो वो चीज समस्या इसलिए क्रिएट कर रही थी क्योंकि वो इस पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहे थे। देखो इसमें मैं दिखा रहा हूं तुमको कि समस्या कहाँ आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, आर्गन को पहले रखा है पोटेशियम से, आर्गन को पहले रखा है पोटेशियम से, समझो इस चीज को। ठीक है, और अपना रियल पीरियोडिक टेबल देखो, यहाँ है पोटेशियम और यहाँ है आर्गन। समझ में आ रहा है, कहा गया उज्जवल। देखो ये चीज देखो, यहाँ है आर्गन और यहाँ है पोटेशियम, लेकिन उनके पीरियोडिक टेबल में क्या है, उनके पीरियोडिक टेबल में आर्गन पहले और पोटेशियम बाद में है। समस्या यहाँ पे आ रहा है कि जो उन्होंने पोजीशंस बताए वो पोजीशंस बिल्कुल अलग अलग हो जा रहे थे। आर्गन अपने पास उधर इस साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे इस साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये जो पोजीशंस थे उनमें ये पोजीशंस की डिस्क्रिपेंसी आ रही थी। अब समझ में आया, चल इसलिए वो दिया गया आर्गन और पोटेशियम वाला।
एटॉमिक नंबर निकल का ज्यादा है फिर उसका मास कम कैसे हो सकता है, सी हो सकता है। श्रेयांश ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा ही होगा, ये कोई रूल नहीं है। एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा ना हो, ऐसा जरूरी, ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा वो ज्यादा ही होगा प्रोटॉन से, ऐसा कोई रूल नहीं है। होता है वो बात अलग है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना, मान लो, चलो थोड़ा सा मैं इसे बात करता हूँ। मान लो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है, फॉर अ टाइम में मैं मान लो कार्बन की बात कर लेता हूँ, मैं कार्बन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। कार्बन का C14 आइसोटोप ले लूँ। C14 आइसोटोप में प्रोटॉन मेरे पास 6 है, न्यूट्रॉन मेरे पास 8 है, मास कितना हो गया 14। नाइट्रोजन की कहानी कैसी है, तो नाइट्रोजन की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ये 8 है और यहाँ पे ये 8 है, सॉरी यहाँ पे ये 7 है, यहाँ पे ये 7 है, इसका मास भी हो गया 14। क्या ये जरूरी है? देखो यहाँ देखो, प्रोटॉन का नंबर इसमें ज्यादा है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कम है, इसमें प्रोटॉन का नंबर कम है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है। डन है श्रेयांश? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा ही होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई भी कंपलसरी कंडीशन नहीं होता है। डन है? सबसे बेस्ट एग्जांपल यार हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक प्रोटॉन होता है। कोई ऐसा कंपलसरी कंडीशन है कि भैया ज्यादा ही होगा? बिना आइसोटोप के भी एग्जांपल मिल जाएंगे, तुमको ढूंढने पड़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे मिल जाएंगे बिना आइसोटोप के। तो अच्छा इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम आइसोटोप ले रहे हो या कोई जनरल एलिमेंट ले रहे हो? ऐसा कोई रीजन नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भैया हम आइसोटोप लेंगे तो ऐसा है या कुछ इस तरह का लेंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नीचे में जाओगे, देखो पीरियोडिक टेबल में नीचे में चले जाओ, जो नीचे में डी ब्लॉक्स वाले हैं ना, डी ब्लॉक वाले में चेक करो, बहुत बहुत जगह ये डिस्क्रिपेंसी मिलेगी कि बाद वाले का मास कम पहले वाले का मास ज्यादा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। चलो बिल्कुल। सो ये अपने पास कहानी हो गई थी। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बात कर लिया था रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि भैया पीरियोडिक टेबल में डोबरनियर ट्रायड क्या कहता है, न्यूलैंड साहब क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया मेंडलीव साहब के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। आज अपन बात करने वाले हैं बेसिकली मोस्ले साहब के एक ग्राफ के बारे में, जिनकी वजह से हमारा जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, वो अपना डिराइव हो पाया। पर ये बात याद रखिएगा कि कभी भी ये नहीं कह सकते कि मोस्ले साहब ने दिया है नया पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऐसा नहीं है। ये मोस्ले साहब ने दिया नहीं है, उन्होंने इसका बेस बनाया है कि एक्चुअल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बनना चाहिए। उन्होंने ये लॉ दिया कभी नहीं है। चलो तो फटाफट से अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी और को कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लो। अल्कली और अल्कलाइन में क्या डिफरेंस है? शुभम, ग्रुप 1 वाले को अल्कली बोलते हैं, ग्रुप 2 वाले को अल्कलाइन बोलते हैं। डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे अपन एस ब्लॉक में कि क्यों अल्कली क्यों अल्कलाइन। पर हाँ, ग्रुप 1 इज अल्कली, ग्रुप 2 इज अल्कलाइन। बात करेंगे अभी नेम्स वाली चीज, अभी आया नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें बात करेंगे कि किस वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। अल्कली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके जो बेसेस हैं, उसके जो ऑक्साइड्स हैं, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। और 10th क्लास में याद करो एक बात पढ़ाई जाती थी आपको, अल्कलीज आर दोज बेसेस व्हिच आर सॉल्यूबल इन वाटर्स, इसीलिए हम बोलते हैं उसको अल्कली मेटल, क्योंकि उसका ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होता है। चलो डिटेल्स में बाद में बात करेंगे इस पर। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग अभी तक 3 चीजें हम लोगों ने देख ली है। हम लोगों ने डोबरनियर साहब को देख लिया, हम लोगों ने न्यूलैंड साहब को देख लिया, हम लोगों ने मेंडलीव साहब को देख लिया, इवन ग्राफ भी देख लिया है हम लोगों ने, ठीक है। सो आज अपन बात करने वाले हैं मोस्ले साहब के ग्राफ के बारे में। मोस्ले साहब जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस दिया, क्या कहते हैं मोस्ले साहब? हाँ, लोथरमियर का वही बोल रहा हूँ मैं, ग्राफ देख चुके हैं अपन, ठीक है। सो लोथरमियर का के बाद अपन आते हैं दैट इज मोस्ले। देखो मोस्ले साहब ने क्या किया, मोस्ले साहब ने ग्राफ प्लॉट किया। कैसा ग्राफ? तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का। जेड इज एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, ठीक है। सो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का ग्राफ प्लॉट किया। अब यहाँ क्या क्या चीजें मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। सो एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है।
अब इन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें एक बड़ा गजब का ट्रेंड दिखा, बड़ा अलग सा ट्रेंड दिखा। वो क्या ट्रेंड था? सो उन्होंने क्या किया कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड का जब ग्राफ प्लॉट किया तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब ये के अल्फा, इसको डिटेल्स में जब पढ़िएगा कभी बड़े होइएगा, तो अभी सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। ये के अल्फा, एल अल्फा, इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट किए गए थे। के अल्फा, एल अल्फा अभी आपको नहीं पढ़ना, वो बोर्स मॉडल से रिलेट होकर चीजें आती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, एडवांस के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। सो अब ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ की खासियत ये थी कि एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता था। उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन अपने काम का है। वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये कहता है कि ये जो अंडर रूट फ्रीक्वेंसी है, ये एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है जेड पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है, हमारा जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम का, वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा जेड पे। जेड दैट इज एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। जब उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पे दो कांस्टेंट भी उन्होंने इस्तेमाल किए थे, ये ए और ये बी। सो वहाँ जो ए की वैल्यू थी, ये ए की वैल्यू बदलते रहती है केस दर केस। पहले ए की वैल्यू पहले एक्सपेरिमेंट में थी 4.97 इंटू 10⁻7 हर्ट्ज, और उस समय बी की जो वैल्यू थी वो 1 थी। अगर वो एल के लिए चेक करते तो ये वैल्यू अलग होती, एम के लिए चेक करते तो ये वैल्यू अलग होती। हमको नहीं जाना, ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने बस यहाँ से एक इन्फेरेंस निकाला, यहाँ से एक रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट अपने काम का है। रिजल्ट ये कहता है कि भैया ये ग्राफ हमको ये बताएगा कि हमारा जो एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। दैट इज सिंपली नोन एज एटॉमिक नंबर। ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एटम में क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। मतलब हमको मास से कोई भी लेना देना नहीं है, बस उनका रिजल्ट यही था, ठीक है। चलो, तो यहाँ ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ए और जो जेड है, ए एंड बी जो है, ये कुछ कांस्टेंट्स हैं। इन कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो बदलते रहती है, सो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यहाँ से इन्फेरेंस क्या निकाला, रिजल्ट क्या निकाला, वो अपने काम का है, ठीक है। सो रिजल्ट क्या है अपने पास, मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। रिजल्ट, उनका रिजल्ट ये था कि एटॉमिक नंबर is fundamental property of any element। उनका बस रिजल्ट यही था कि भैया उस ग्राफ से एक रिजल्ट आया कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी, ना कि एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अभी लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाना, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये एटॉमिक नंबर क्या चीज है, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ नीचे में लिख रहा हूँ, आप इन चीज को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के बारे में चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। सो देखो एटॉमिक नंबर क्या चीज है। एटॉमिक नंबर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम। number of protons in any atom, in any atom। कोई बोल सकता है अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बजाय क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलोगे तो चलेगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिएगा बेटा, तो आप वहाँ पे एक चीज मेंशन कीजिएगा, और वो ये मेंशन कीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, वो एटम न्यूट्रल है, वहाँ एटम में कोई चार्ज नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। किसी चार्ज आयन में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके उसका एटॉमिक नंबर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सो ये उनका रिजल्ट है जो हमको ध्यान रखना है, जो उस ग्राफ से आता है। वो ग्राफ कौन सा था? सो ग्राफ प्लॉट किया गया था अंडर रूट न्यू या अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। ये ग्राफ था, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो आपको बस इस ग्राफ को बना लेना है और इसका इन्फेरेंस ध्यान रखना है। अब इस रिजल्ट से क्या हुआ? सो उस रिजल्ट से उन्होंने एक लॉ दिया।
वो लॉ क्या है? वो लॉ बिल्कुल वही है जो उनका इन्फेरेंस था। क्या लॉ है भैया? सो वो कहते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, आसान भाषा में किसी भी एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करती है? सो एक्चुअल में इस बात पे डिपेंड करती है कि एटॉमिक नंबर क्या है। वो इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है कि एटॉमिक मास क्या था, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या थे। उसको बस इस बात से मतलब है कि उसमें एटॉमिक नंबर क्या है। तो बेटा फटाफट से आप पहले ये आसान सा ग्राफ बनाइए, आराम से ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल वैल्यू मैंने आपको दे दिया है ए और बी का, आप ये भी लिख लीजिएगा। हालांकि ये अलग अलग केस में अलग अलग हो सकते हैं, के अल्फा के लिए अलग, एल अल्फा के लिए अलग हो सकता है, हमको नहीं पढ़ना, पर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये फिजिकल ये लिख लीजिएगा लॉ, ये इनका लॉ है, इस लॉ को लिख लीजिएगा और फिर बाद में ये रिजल्ट वाली चीज लिखनी है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करना शुरू कीजिए और इसके डाउट है वो डाउट मैं बताता हूँ। बोला अमन। सर एटम का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एटम का फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोला नहीं, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सर बोला यहाँ है। फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बना है वो फ्रीक्वेंसी है? हाँ सर ये ये फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है। क्या है जिससे ग्राफ बना है? अच्छा ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से, ये किसका कौन सी फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी? एटम का ही है। यहाँ यस सर। रेडिएशन लिखा है। अब ये पूछ सकते हो कि कौन सा रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो ये रेडिएशन कैसा होता है ये पूछना चाहते हो? यस सर। हाँ, एटम की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। देखो मैं समझाता हूँ इस चीज को, एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत ज्यादा अपन टाइम नहीं दे सकते, ओके तो मैं सर। एक बार समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि उन्होंने ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कैसे किए, सो उन्होंने किया क्या कि कोई भी एटम जो था, उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी ऑर्बिट के बीच में अगर वो ट्रांजिट करता है, सो वो वहां से फोटोन रिलीज करता है, ठीक है। फोटोन मतलब वो एनर्जी रिलीज करता है। अगर वो ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में आएगा तो वो फोटोन रिलीज करेगा। सो ये जो फ्रीक्वेंसी वो रिलीज करता है, इसी फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को उन्होंने प्लॉट करने की कोशिश की है एटॉमिक नंबर के साथ में, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर वो के सेल में फाइनली आता, तो उसको बोला गया कि दैट इज द के अल्फा रेडिएशन। अगर वो अपने पास एल सेल, हम पढ़े थे ना बचपन में, के एल एम एन, ठीक है। सो अगर वो के में यस आता सर। तो के, एल में आता तो एल, एम में आता तो एम, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेडिएशंस का नाम दे दिया। सो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये के रेडिएशन की थी, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से के सेल में आया, जो फोटोन रिलीज किया, उस फोटोन की ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। डन है? ओके सर। हाँ। यस सर। एटम का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। अगर एल में आता तो एल बोलते, एम में आता तो एम बोलते। अल्फा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेडिएशन अल्फा मतलब एक्चुअली बहुत हायर फ्रीक्वेंसी में था, इसलिए उसका वर्ड यूज कर लेते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो रेडिएशन था, ना कि किसी एटम की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो फटाफट छापो इसको, बोलो उज्जवल। सर ये के अल्फा क्या बता रहे थे, के अल्फा एल अल्फा? देखो मैं ये बोल रहा था कि एटम में जब किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आया, सो अगर मान लो वो के में आया, सो वहां का जो फ्रीक्वेंसी था उसको प्लॉट किया वर्सेस एटॉमिक नंबर। मान लो वो किसी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आया, वहां जो फोटोन आया उसके फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया वर्सेस जेड का। सो अलग अलग केसेस में, एक बार के केस में, एक बार एल के केस में, एक बार एम के केस में प्लॉट किया, तो हर केस में लगभग लगभग, ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, लगभग लगभग वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। और तब जाकर उन्होंने कंक्लूजन दिया कि भैया ये कहीं ना कहीं अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक नंबर पे, ना कि मास पे, ठीक है। सर एक मैंने हाईलाइट जो किया वो थोड़ा देखो। क्या हाईलाइट किया है? ये ये स्क्वायर रूट ऑफ, यस यस। अरे ये वैल्यूज है बाबू, समझो। देखो इसे क्या चीज है, एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसका रेंज बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है। सो उन्होंने क्या किया ना, अब ऐसे समझो कि मान लो कि 10 की पावर 8 के रेंज की फ्रीक्वेंसी को आप इस लाइन पे कैसे करोगे। सो यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ का मतलब हुआ 1 इंटू, ये समझो, यहाँ का मतलब हुआ 1 इंटू अंडर रूट, समझो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 इंटू 10 का पावर 8, यहाँ पे 2 यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे 3 यहाँ पुट कर दो। सो बेसिकली ये 10 का पावर 8 बहुत बड़े रेंज में था, तो उसको छोटा करने के लिए ये 10 का पावर 8 यूज कर दिया। और अंडर रूट का फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया था एटॉमिक नंबर के साथ, ना कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया था, ठीक है।
इसलिए ये अंडर रूट का यूज किया गया। और 10 की पावर 8 बस यूनिट को मैनेज करने के लिए यूज किया गया है। डन है उज्जवल? उज्जवल डन है? चलो, तो ये बस यूनिट को मैनेज करने के लिए किया गया और किसका कोई रूल नहीं है। अब जैसे मान लो मेरे को बोला गया कि किलोमीटर वर्सेस आवर, या ऐसे बोलो कि मैं कितना मिलीमीटर चला वर्सेस आवर का ग्राफ प्लॉट करो। तो भैया 1 आवर में तो मैं बहुत मिलीमीटर चल लूंगा, तो मिलीमीटर में अगर प्लॉट करता तो मैं यहाँ क्या करता, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 इसके टर्म में मैं मेजर करता कि भाई 10 लाख मिलीमीटर, 11 लाख मिलीमीटर। तो यहाँ पे 10, 11, 12 लिखता और लाख के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता। डन है? चलो ठीक है। सो नेक्स्ट लिखो फटाफट से, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ए और बी कांस्टेंट है तो चेंज कैसे हो जाएगा? मृगंक, ए और बी कांस्टेंट जो है वो अलग अलग केस में अलग अलग है। वो वैसा कांस्टेंट नहीं है जैसा आप जी की वैल्यू पढ़ा करते थे ग्रेविटी में। वो अगर के सेल के लिए मेजर कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, एल के लिए मेजर कर रहा है तो अलग होगी, एम के लिए कर रहा है तो अलग होगी। ठीक है? हर्ष आज मुश्किल है, मैं देखता हूँ, फिर भी एक बार मैसेज में डाल दूंगा यार, आज थोड़ा दिक्कत है। ठीक है? हाँ, छाप लिया सबने? चलो ठीक है। सो ये अपने पास कहानी हो गई रिगार्डिंग कि भैया मोस्ले साहब ने जो रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट का हमें फायदा क्या मिला। अब बात आती है, चलो ये तो मान लिए, क्या इससे जो पीरियोडिक टेबल बना क्या वो सही बन गया, क्या उसमें कोई कमियां नहीं थी? सो इससे जो पीरियोडिक टेबल बना अब उस पर अपन थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। चलो, ये उसी का एक डेटा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स मिले। कोई काम का नहीं है, बस एक डेटा है कि ये कैसे कैसे एलिमेंट्स मिले थे, उसके रिगार्डिंग बनाना नहीं है, बस एक प्रैक्टिकल डेटा है, आपको देखने के लिए ये लगा दिया है मैंने, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है? चलो, सो मोस्ले साहब के सजेशन के बाद एक पीरियोडिक टेबल अपने पास बन के तैयार हुई, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इस पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, तो इस पीरियोडिक टेबल में किया ये गया कि इसको बहुत अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया। कैसे? सो बोला गया कि देखो यार, कुछ ऐसा है कि जो शुरू के जो 2 कॉलम हैं, इन 2 कॉलम को हम एस ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है? अभी लिखना नहीं है। ये जो बीच वाले जो ये है 10, इसके लिए हम बोलेंगे कि ये डी ब्लॉक है। ये जो लास्ट के 6 हैं, इसको हम बोलेंगे कि ये अपने पास पी ब्लॉक है। और ये जो नीचे वाला है, इसके लिए हम बोलेंगे कि ये एफ ब्लॉक है। ठीक है? सो इसको बेसिकली 4 पार्ट में रखा गया है। अब ये 4 पार्ट कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है, इनका रिलेशन क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें जो बेसिक चीजें उसको अपने को ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना? सबसे पहले अपने पास है एस ब्लॉक, बीच में है डी ब्लॉक, साइड में है पी ब्लॉक, नीचे में है एफ ब्लॉक। ये ध्यान रखना पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा, जो मेंडलीव साहब ऑलरेडी कहते आ रहे थे, उन्होंने कहा कि जो ये सीधे सीधे जो कॉलम्स हैं, इनको हम ग्रुप्स बोलेंगे। जो ये हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं, इनको हम पीरियड बोलेंगे। जो सीधे सीधे वाले हैं ये ग्रुप्स कहलाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये पीरियड कहलाएंगे। ठीक है? अब पूछा गया कि भैया अपने पास ग्रुप्स कितने हैं? सो उन्होंने बोला कि अपने पास टोटल जो ग्रुप्स होंगे जो मॉडर्न पीरियड टेबल में बने, वो कितने बने? 18 बने। तो मॉडर्न पीरियड टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए? 18 हो गए। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हुए? तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स अभी तक के हिसाब से, हो सकता है आगे में बढ़ जाए और इवन बढ़ चुका है, 8वां आ चुका है, पर अभी तक आपके सिलेबस के हिसाब से उन्होंने, या मॉडर्न पीरियड टेबल में हम 7 पीरियड के बारे में पढ़ते हैं, 7 के बारे में पढ़ते हैं। और 7th को हम उस समय के हिसाब से, जिस समय आपको पढ़ना है उस समय के हिसाब से 7th जो है वो एक्चुअल में इनकम्प्लीट है। मतलब 7th के भी सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है, हालांकि यहाँ बना के दिया हुआ है। ठीक है? सो ये अपने पास कहानी हो गई मॉडर्न पीरियड टेबल की। जो सीधे सीधे है वो ग्रुप है और जो हॉरिजॉन्टल है वो पीरियड है। अब बात क्या आती है कि भैया ये ग्रुप और पीरियड की खासियत क्या है? समझिएगा इस चीज को ध्यान से, ये आगे लिखने को मिलेगा, अभी आप समझिए इस चीज को। कहता है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी।
एक ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे, मतलब सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, इनकी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। ये मैंने कभी नहीं कहा कि एग्जैक्ट एक दूसरे जैसा होगा, मिलता जुलता होगा। अब वो मिलता जुलता क्यों होगा, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि एक ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा जाएगा, अभी आपको नहीं आता लिखने, बचपन में के एलिमेंट थोड़ा बहुत आप पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो उनके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सेम आएंगे। मतलब आपको यहाँ से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, और वो ये है कि अगर अपने पास लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो सीजियम के आउटर मोस्ट सेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ लेड के भी आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर फ्लोरीन में आपके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ब्रोमीन के भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। सो हमको ये पता चला कि एक ग्रुप में सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती है। और वो क्यों मिलती जुलती है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में जो वैलेंस सेल जिसको बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये हो गई आपके ग्रुप की प्रॉपर्टी, ग्रुप में आखिर क्या खासियत है। अब होता है कि एक पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स के साथ क्या खासियत होगी। सो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनमें नंबर ऑफ सेल्स ऑक्युपाइड, मतलब वो कितने ऑर्बिट्स उन्होंने घेरे हैं, कितने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम ने 3 ऑर्बिट घेरा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन का इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत गलती से याद जरूर होगा, 2, 8 और 1 लिखा करते थे। सो इसने कितने ऑर्बिट को ऑक्युपाई किया है? 3 ऑर्बिट को ऑक्युपाई किया है। सो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी खासियत ये है कि वो सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सेल्स, ऑर्बिट को ही सेल बोलते हैं, ऑक्युपाई करेंगे। मतलब सोडियम अगर 3 सेल ऑक्युपाई किया होगा तो मैग्नीशियम भी 3 ही ऑक्युपाई किया होगा। उसके बाद अपने पास एल्यूमिनियम ने भी 3 ही ऑक्युपाई किया होगा। सिलिकॉन, पोटेशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सारों ने कितने कितने सेल्स ऑक्युपाई किए होंगे? 3 सेल्स ऑक्युपाई किए होंगे। सो पीरियड की खासियत यह है कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें नंबर ऑफ सेल्स ऑक्युपाइड सेम होगा। ग्रुप की खासियत यह है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल जो होगा वो सेम रहेगा। और जो ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी भी क्या रहने वाली है? एक दूसरे से मिलती जुलती रहने वाली है। अभी मैं राम कथा बोल रहा हूँ, इसको लिखना अभी नहीं है, लिखवाया जाएगा, आपको परेशान नहीं होइएगा। तो ये खासियत हो गई अपने पास मॉडर्न पीरियड टेबल की। बोला गया कि चलो ठीक है, ये तो हम समझ गए। क्या इससे हमारे पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? क्या क्या जो हमारे पुरानी समस्याएं थी वो सॉल्व होती हैं? देखते हैं कि सॉल्व होती हैं कि नहीं होती हैं। सो हमारा एक बहुत बड़ा समस्या था, वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उज्जवल ने बोला था कि ये बताइए कि कोबाल्ट और निकल की कहानी कैसी है, वहां पे ये जो आगे पीछे रखे गए उनका सीन क्या है। सो देखो, कोबाल्ट और निकल का जो समस्या था वो यहाँ सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? वो इस तरीके से सॉल्व हो गया कि हम जब एटॉमिक नंबर को देखने जाते हैं तो हमको पता चलता है कि कोबाल्ट का 27 और निकल का 28 है। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल 100% सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोबाल्ट को पहले लिखना चाहिए और निकल को बाद में रहना चाहिए। और ये बात यहाँ पे हमको सामने सामने दिख भी जाती है कि कोबाल्ट को जो पहले मेंडलीव साहब ने पहले और निकल को बाद में रखा था, उन्होंने बिल्कुल सही रखा था, पर उनका लॉ गलत था। उनका जो एजम्पशन था, उन्होंने जिस चीज के बेस पे लिखा था वो बेस ही गलत थी। सो यहाँ से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, वो है डिस्क्रिपेंसी इन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जो मेंडलीव साहब में था। दूसरा उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो उनके पीरियोडिक टेबल में था, क्या था भैया? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, की आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए। अब देखो आइसोटोप्स होते क्या है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, इस चीज को ध्यान दीजिए। बहुतों को आता होगा, बहुत लोग हो सकता है शायद ध्यान में से उतर गया होगा। सो आइसोटोप्स, इसको डिटेल्स में अपने को दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। सो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट, बट मास डिफरेंट, मास जो है वो अलग अलग है। अभी जस्ट एग्जांपल एक लिया था, दैट इज C12
एंड C14, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, जरा इसको गौर फरमाते हैं। C12 में अगर हम देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, 14 में भी 6 है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो इसमें न्यूट्रॉन 6 होगा और इसमें 8 होगा। लेकिन देखो, और अपने मास की बात करें, मास को मैं एटॉमिक मास यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ मास की बात करें तो ये 12 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। अब गौर से देखो, अगर मास को हम फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं तो भैया ये तो 12 और ये 14, तो दोनों का पोजीशन अलग होना चाहिए। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल माने तो दोनों का पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई, तो बोला गया कि भैया आइसोटोप का भी पोजीशन वही होगा जो उसके एक्चुअल एलिमेंट का है, मतलब उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप एक ही जगह रहेंगे। कार्बन का जो भी आइसोटोप हो, चाहे 14 ले लो, चाहे 15 ले लो, चाहे 13 ले लो, चाहे 12 ले लो, सबका पोजीशन सेम रहेगा। हाइड्रोजन के जितने आइसोटोप्स हैं उनका भी पोजीशन सेम रहेगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है फिर घूम फिर के लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज हाइड्रोजन, कि क्या हाइड्रोजन वाली समस्या का समाधान हुआ क्या यहाँ पे। सो सच बात तो ये है कि हाइड्रोजन वाली समस्या का भी समाधान नहीं हो पाया। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने एक काम अच्छा कर दिया, वो ये कर दिया कि बोला कि देखो हाइड्रोजन ग्रुप 1 से भी प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है और ग्रुप 17 से भी करता है। सो बोला एक काम करते हैं, ना ही इसको 1 में रखते हैं ना ही 17 में रखते हैं, इसको ना पीरियोडिक टेबल से बाहर ही निकाल देते हैं, इसको ना पूरे ग्रुप से बाहर निकाल के कहीं ऊपर में साइड में लिख देते हैं। सो देखो ये ऊपर में बीच में लिखा हुआ है। कुछ पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ से लेंथ आपको ऊपर मिलेगी, मतलब ग्रुप 1 से थोड़ा ऊपर वो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट उसका पोजीशन क्या है ये आज तक नहीं बता पाए। तो बोला गया भैया इसको अलग ही रख दो, ये किसी ना ग्रुप में रहेगा ना पीरियड में रहेगा, इस नालायक को बिल्कुल अलग करके रख दिया जाए। सो हाइड्रोजन की प्रॉब्लम भी बहुत हद तक यहाँ पे सॉल्व हो गई। सो ये अपने पास कहानी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खासियत की। उसके बाद एक और भी खासियत कि भैया जितने नोबल मेटल्स या जितने नोबल गैसेज हैं, उन नोबल गैसेस को क्या कर दिया गया कि लास्ट ग्रुप रख दिया गया, दैट इज ग्रुप 18, और वहां पे उन सबको अरेंज कर दिया गया। सो ये अपने पास कहानी हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि अरेंजमेंट्स कैसे कैसे किए गए और इसने पुरानी समस्याओं को सॉल्व कैसे कर दिया। लेकिन बात आज भी फिर यही आती है कि क्या ये परफेक्ट है? नहीं, ये भी परफेक्ट नहीं है। कैसे? पहली गलती, हाइड्रोजन जिसको हमने अभी जस्ट खूबी माना, वो एक्चुअल में खूबी के साथ गलती भी है, पोजीशन नहीं बताया तो गलती है। सो हाइड्रोजन का पोजीशन आज भी समस्या का एक जड़ है, तो ये एक कमी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है, और सारी कमियां छोटी छोटी हैं, लेकिन दूसरी जो एक बहुत भयानक कमी है इस पीरियोडिक टेबल में, वो ये है कि सारे एलिमेंट को कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सारे एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ इसमें गलती भी है, और उसका एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो अपने पास एग्जाम्पल है हीलियम का। हीलियम का जब आप पोजीशन निकालोगे, जिस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रखा गया है, वो हीलियम का पोजीशन गलत है। हीलियम को इस जगह नहीं आना चाहिए, लेकिन क्यों रखा गया इस हीलियम को इस जगह? यहाँ पे रखने का पुराना कॉन्सेप्ट मेंडलीव साहब से उठ के आता है, इसलिए रखा गया कि भले ही इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन जैसा दिखाता है, इसलिए इसको इसी के फैमिली के साथ रख दिया गया। हालांकि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी कमी, और भी कमियां हैं पर दूसरी बहुत बड़ी कमी, ये जो नीचे में एफ ब्लॉक को रखा गया, इसको इसमें एकोमोडेट नहीं कर पाए, इसको इसके अंदर नहीं रख पाए, इसको अलग हमें प्लेस करना पड़ गया। सो ये भी एक कमी थी कि भैया आप सारे एलिमेंट्स को जब प्लेस कर रहे हो तो इसको क्यों आप अलग कर रहे हो, क्या ये आपके फैमिली से अलग का है? तो भैया ये भी एक इसके पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक कमी बन के उभर आई। सो ये कुछ खूबियां और कुछ कमियां हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो हमें देखने को मिलती हैं। हो सकता है कि टाइम के साथ ये चीजें भी सही हो जाए, पर अभी जिस वक्त में हम ये पढ़ रहे हैं उस वक्त की कहानी यही है। ठीक है, चलो सो अपन आते हैं फटाफट इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे। चलो सो अपन फटाफट से यहाँ बात कर लेते हैं, आते हैं श्रेयांश, उन सब पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो बोलता क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड बोलते हैं, ठीक है, और 18 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है कि सेम पीरियड से जो एलिमेंट मिलेंगे उनका जो सेम पीरियड में होंगे, सेम हॉरिजॉन्टल रो में जो एलिमेंट होंगे उनका पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल का जो नंबर है जो उन्होंने ऑक्युपाई किया वो क्या है, सेम है।
जितने नंबर ऑफ सेल्स उन्होंने ऑक्युपाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि ईच पीरियड स्टार्ट विथ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड एंड विथ जीरो ग्रुप एलिमेंट। जीरो ग्रुप एलिमेंट का मतलब होता है नोबल गैस एलिमेंट को जीरो ग्रुप एलिमेंट भी बोला करते थे मॉडर्न पीरियड टेबल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स, ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दस द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप के एलिमेंट होंगे हैव द सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। जस्ट हमने देखा था लिथियम पोटेशियम सोडियम वाला कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा एक ग्रुप में, अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अपने पास कि एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक क्या होंगी, सिमिलर होगी। केमिकल तो सिमिलर होगी, फिजिकल हो सकता है कुछ सिमिलर हो कुछ सिमिलर ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम थोड़ा हार्ड होता है लेकिन सोडियम थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो अपने पास इधर आ जाए तो फ्लोरीन तो गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड हो जाता है। सो केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी मिलती जुलती रहेंगी, पर हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा अलग हो जाए। उसके बाद ये पीरियड्स अपने पास कौन कौन से हैं, तो पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड 7 है। हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 में 2 है, दूसरे में और तीसरे में 8 है, चौथे और पांचवें में 18 है, छठे में 32 है, सातवें में 32 है। अगर इस नंबर को सोच के देखोगे तो बचपन का एक नंबर याद आएगा जो आपको 2n स्क्वायर पढ़ाया जाता था, कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में आपको पढ़ाया जाता था 8, फिर 18, फिर 32, ठीक है। तो ये वाली कहानी देखो यहाँ कुछ कुछ मिलती जुलती दिख रही है, लेकिन ऐसा क्यों है ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे जब हम एटॉमिक नंबर को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, जब कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। सो ये आपकी कहानी हो गई रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियड टेबल। इसको फटाफट से लिखो। श्रेयांश ने एक चीज पूछी है कि भैया यहाँ पे ये जो चीज लिखा हुआ है ये क्या है, ये UUT, ये UUP, ये UUS, तो ये है IUPAC नोमेनक्लेचर। अब ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको बना तो दिया गया, ठीक है, लेकिन उनका नाम जो है वो कैसे रखा जाए, तो IUPAC ने बोला यार कि मैं एक स्टैंडर्ड रूल देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग नाम रख दो। बिल्कुल वैसे जैसे बचपन में आपने इथेन, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ा था, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। सो वही चीज है जो UUP, UUS करके अपने को देखने को मिलता है। फटाफट से हेडिंग डालिए बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल, और इसको छापिए साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, फटाफट से, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ और चीजें अपन लिखेंगे। कोई यूज है इनका श्रेयांश, बिल्कुल कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, अपन पढ़ेंगे इसको, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। मृगंक बोल रहा है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हीलियम को लिखते तो कहाँ लिखते, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हीलियम को लिखते तो हीलियम को ग्रुप 2 में आना चाहिए था मृगंक, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके, 2 हैं। सो उसका ग्रुप कौन सा होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन उसको रखा गया है 18th में, ठीक है। अभी बात करेंगे उस पर भी कि भैया वो 2 कैसे होना चाहिए था, जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के बात करेंगे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसका पोजीशन कौन सा होता है। छापिए इसको, और किसी को तकलीफ है तो फटाफट हैंड रेज कीजिए और अपनी तकलीफ प्रकट कर लीजिए, उस पर वार्तालाप अपन कर लेंगे। काफी लंबा चौड़ा भाषण था। काफी आसान है, बस चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है।
किसी को तकलीफ लगे, कोई भी चीज ऐसी लगती है कि डाउट है, समझ नहीं आया है यहाँ पे, तो आप फटाक से पूछ लीजिएगा। सोचने का नहीं है कि भैया वो छोड़ो जाने दो बाद में पूछेंगे या कुछ भी। डाउट है तुरंत पूछो कि हाँ भैया क्या डाउट है, क्या चीज समझ नहीं आया, क्या लग रहा है कि ऊपर से चला गया। बिल्कुल वेट नहीं करने का कि भैया वेट करेंगे फिर पूछेंगे, क्या पता। कोई ऐसा जो अभी भी इसको नोट कर रहा है? कोई ऐसा जो अभी भी इसको नोट कर रहा है? थर्ड वाला एक बार और बता दूं, ठीक है, मैं एक बार और बताता हूं। लिख लो, लिख लो, पहले नोट डाउन कर लो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। श्रेयांश मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये दोनों ही जो है थर्ड पॉइंट और जो आपके पास फिफ्थ पॉइंट है, ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। कॉन्फ़िगरेशन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या चीज कहना चाहता है। ठीक है, पढ़ लिखो, मैं समझाता हूँ। चलो, सो पहले ग्रुप, सब पहले थर्ड पॉइंट बोलता है कि ईच पीरियड स्टार्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड एंड विथ जीरो ग्रुप एलिमेंट। समझो इसका मतलब क्या हुआ। कहता ये है कि हर पीरियड में पहला जो आपका एलिमेंट होगा उसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात किया था ना कि ग्रुप से हमको पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑब्वियस है ना कि वो पहला ग्रुप है, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, दूसरा होता तो दो। ठीक है, सो यही कहना चाहता है। जैसे सोच के देखो, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2-1 होता है। पोटेशियम का क्या होता है? 2-8-1 होता है। ठीक है, सॉरी, सोडियम का, पोटेशियम का क्या होता है? तो 2-8-8-1 होता है। सो देखो जितने भी पहले वाले एलिमेंट आ रहे हैं उन सबके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। यही कहना चाहता है, ग्रुप 1 वाले में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट है वो जीरो ग्रुप वाले का मतलब है 18th ग्रुप। जीरो ग्रुप ये बोलना चाहता है मेंडलीव के हिसाब से, मेंडलीव 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप बोला करते थे। तो कहता है कि एक पीरियड जो है वो एंड कहाँ होगा? सो 18th ग्रुप पे एंड होगा, जिसको इसने जीरो ग्रुप लिखा। अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 18th ग्रुप या लिख सकते हो नोबल गैसेस। ठीक है, तो आपकी इच्छा, आप चाहो तो इसको 18th ग्रुप लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहो तो इसको लिख लो नोबल गैसेस तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डन है शुभम? ठीक है, चलो श्रेयांश ध्यान दीजिए बाबू, लास्ट पॉइंट पे क्या कहता है। ठीक है, द ग्रुप नंबर इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे ग्रुप नंबर 1 वो हमको ये बताता है कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हमको ग्रुप नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल पता चलता है। अभी जस्ट बोला ना, ग्रुप नंबर 1 मतलब बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 मतलब बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्रुप नंबर से ही हमको पता चलता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है कि elements belonging to the same group have the same number of outermost electronic configuration। भैया सेम नंबर से अगर बिलोंग करेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा। मतलब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन तो दो ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, पांच तो पांच ही रहेगा। डन है श्रेयांश? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये और ये है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा काम आएंगे, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा लास्ट में, नहीं श्रेयांश ऐसा कभी नहीं बोला मैंने बोलते हुए 1 और 2 पे रुक गया था। ग्रुप 18 पे मैंने कभी नहीं बोला कि 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 18 में आउटर मोस्ट में 8 होता है, लेकिन कैसे होता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करो, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो, वो 8 कैसे होता है पता चल जाएगा। ठीक है, चलो, सो ये आपके पास कहानी हो गई रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियड टेबल की खासियत की। थोड़ी देर पहले हमने कमियों पे बात की थी,
कमियों के बारे में भी देख लेते हैं। चलो, सो भैया डिमेरिट क्या है मॉडर्न पीरियड टेबल की? पहली डिमेरिट, हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी गर्त में है। दूसरी डिमेरिट, लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को मेन बॉडी में नहीं ला पाना। क्या होते हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड? ध्यान दो, इस जो नीचे के ये जो दोनों हैं इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो ये सीरीज का नाम है लेंथेनॉइड, इसका नाम है एक्टिनॉइड। ये क्यों है? तो इसका इसलिए क्योंकि ये जो दोनों स्टार्ट होते हैं, इनके जो पहले एलिमेंट हैं वो यहाँ पे होते हैं, लेंथेनम और एक्टेनम, इसलिए इनका नाम है, ये लेंथेनम का सीरीज है तो लेंथेनॉइड, एक्टेनम का है एक्टेनॉइड। इसको बाद में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है जब एफ ब्लॉक पढ़ोगे, फिलहाल के लिए नाम ध्यान रखो, नीचे वाला लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कहलाता है। सो इनको मेन बॉडी पीरियड टेबल में आप नहीं रख पाए, ये एक कमी है। तीसरी कमी, सिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड। अब देखो ये जो कमी है ना, ये कमी थोड़ी अलग टाइप की है। क्या है? जैसे कहते ऐसा है कि कॉपर और मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी जो होती है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के जब कंपाउंड देखोगे ना तो एक दूसरे से मिलते जुलते मिलते हैं। सो होना ये चाहिए था कि इन दोनों को साथ रखना चाहिए था, लेकिन मॉडर्न पीरियड टेबल में ये साथ नहीं है, ये काफी दूर दूर है। क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, और एटॉमिक नंबर जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही डिफाइन हो। सो हो इस वजह से थोड़ी समस्या ये हो गई कि कुछ कुछ जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको भी अलग अलग रखना पड़ गया, तो ये भी एक कमी स्टिल है। उसके बाद लास्ट कमी क्या है भैया? सो पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, एक तरीके का इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है कि नॉट अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनकी पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं है। एग्जांपल हीलियम, हीलियम के बारे में जस्ट बताया था, ये कैसे है बाद में फिर से डिस्कस करेंगे इस पर जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। हीलियम को होना चाहिए था ग्रुप 2 में, लेकिन रखा गया है 18th में। सो ये कुछ कमियां हैं मॉडर्न पीरियड टेबल की, बहुत सही होते हुए भी कुछ कमियां रह गई हैं। दूसरी चीज, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जो अभी बोल रहा हूँ, जितनी भी इनकी खासियत और कमियां हमने पढ़ी हैं वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये सारे रूल सब पे एप्लीकेबल होंगे, हो सकता है कि कहीं कहीं एप्लीकेबल ना भी हो। हम हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ते हैं, हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं कि 90 to 95% केस में ये सही है। जहां पे ये हार्ड एंड फास्ट गलत होगा, एक्सेप्शंस आएंगे, जहां पे भी एक्सेप्शन या हार्ड एंड फास्ट गलत होगा उसका डिटेल्स हम जब ब्लॉक्स पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, उसमें बात करेंगे उन 5% के बारे में जो ये 5% एक्सेप्शन है। यहाँ पे हम 90 to 95% के बारे में बात करेंगे जो जनरल है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, छापिए इसको फटाफट से, ठीक है? और कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है समझ नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा। कोई ऐसा जिसको लगता है ये जादू हो गया? कोई ऐसी चीजें जो समझ नहीं आई है? लिख लिया है सबने? कोई अभी भी लिख रहा है? कोई ऐसा जो नोट डाउन कर रहा है स्टिल? करो, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है।
चलो ठीक है, अभी भी कोई लिख रहा है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी भी कोई ऐसा जो नोट डाउन कर रहा है? चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई मॉडर्न पीरियड टेबल की खासियत और कमियों के बारे में, क्या खास है, क्या इनमें कमियां हैं। ठीक है, अब अपन आगे आते हैं और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बोली थी, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो अपने पास नीचे के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि दैट इज IUPAC नेम के हिसाब से UUT, UUP, UUS ये वर्ड्स लिखे गए हैं। सो आखिर इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? सो देखो, इनके नॉमेनक्लेचर करने के लिए IUPAC ने एक रूल दिया है, उस रूल को फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। IUPAC कौन है भैया? IUPAC आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वही है जिसने 10th क्लास में आपके जीवन में रायता फैलाया था। हालांकि आपके सिलेबस से बाहर हो चुका था नॉमेनक्लेचर, तो बहुत लोग हो सकता है ना पढ़े हों, लेकिन वो जो नॉमेनक्लेचर क्लास 10th में था, दैट वाज IUPAC नॉमेनक्लेचर। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, ब्यूटानोइक एसिड, ये सब जो पढ़ा करते थे। चलो जरा इधर गौर फरमाते हैं। सो इधर हमको दिखता क्या है कि IUPAC ने बस बहुत सिंपल सा सजेशन दिया है। क्या दिया है? कहता है कि 0 के लिए आप नील वर्ड यूज कीजिए, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ये IUPAC वाला जो कार्बन का नॉमेनक्लेचर है एग्जैक्ट वो नहीं है, कुछ कुछ मैच है, कुछ कुछ अलग है। इनके लिए एब्रिविएशंस क्या है? तो NUBTQPHSO और E, बेसिकली फर्स्ट लेटर इनके एब्रिविएशंस हैं। अब बोलता क्या है कि जैसे 100 से ऊपर का जो एटॉमिक नंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड कब होगा? जब आपको नाम 100 से ऊपर के एटॉमिक नंबर वालों के लिए लिखना है। ठीक है, अब 100 से ऊपर वालों के लिए मान लो 101 बोला एटॉमिक नंबर, बोला इसका नाम कैसे लिखोगे? बस बहुत आसान है, सिंपल सा तरीका है। 1 के लिए क्या लिखते हैं? अन, तो पहले अन लिख लो। 0 के लिए क्या लिखते हैं? नील, तो नील लिख लो। 1 के लिए क्या लिखते हैं? अन, तो अन लिख लो। और लास्ट में आपको बस इतना सा करना है कि सबके लास्ट में यम भाई साहब को यूज करना है। यम, बिना यम के भैया जिंदगी नहीं है, यम है तो जिंदगी है, डर है यम से। ठीक है, तो भैया ये यम लगा देना है सबके लास्ट में, काम खत्म। तो ये आपके पास IUPAC नॉमेनक्लेचर है जिसके थ्रू 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वालों का नाम लिखते हैं। मुझे बोला गया 107 का नाम लिखो, कैसे लिखेंगे भैया 107 का नाम? अन, नील, सेप्ट, ईएम, काम खत्म। चलो, सो ये एक तरीका हो गया नॉमेनक्लेचर करने का। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप मुझे बता देना कि अगर IUPAC कहती कि 117 का नाम लिखना है तो आप 117 का नाम क्या लिखते? मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ। ठीक है, और उसके साथ अपन इस टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी से बताओ 117 का नाम क्या होगा? आसान सा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। गुड शिवम, गुड उज्जवल, सनी ठीक है, श्रेयांश ठीक है, मृगंग ठीक है, आसान सा है। आर्यन ठीक है, सेप्टम नहीं है, सेप्टियम है, ईएम है, IUM है, यम है। पीयूष ठीक, पीयूष गड़बड़ है। अंकित अंजिया सही है। विनय गलत है, शुभम सही है, क्रिश सही है। बिल्कुल आसान सा यार, सबने नाम लिख दिया। ठीक है, चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 7 के लिए सेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा अन, अनसेप्ट और ईएम, काम खत्म। ठीक है, चलो। अरे रॉबिन ऐसा नहीं है भाई, नहीं दिखा होगा मिस। अरे देखो, कोई दिल पे नहीं लिया करो यार कि मेरा नाम नहीं बोला, ऐसा नहीं है। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये मत समझो, ऐसा नहीं है। छूट जाता है, दे दिया करो, दोबारा भेज दिया करो। ठीक है, ईगो पे नहीं। मेरा छोटा सा यार विंडो छोटा सा दिखता है मेरे को, मुझे साइड रख करके रखना पड़ता है, तो मिस हो जाता है। ईगो पे नहीं लिया करो, बोल दिया नहीं नाम लिया, बोलेंगे ही नहीं अब तो, ऐसा नहीं। ठीक है, चलो ओके, चलो एक और देता हूं मैं। तो चलो 200 दिया एटॉमिक नंबर, इसका नाम बताओ क्या लिखोगे? 200 का एटॉमिक नंबर 200, फटाफट से बताओ इसका नाम क्या आएगा? एटॉमिक नंबर 200,
गुड शिवम, गुड हर्ष, गुड क्रिश, पीयूष। मिल मिल नहीं है भाई, नील नील है। पीयूष ठीक है, मतलब नील कर लो। आर्यन ठीक है, सन्नी ठीक है। मतलब यार ऐसे कैसे कर दो, इसमें गलती कैसे कर सकते हो। विकास ठीक है, उज्जवल ठीक है, शुभम ठीक है। चलो सो भैया मैक्सिमम लोगों ने इसका नाम लिख लिया, बिल्कुल करेक्ट नाम लिखा है भैया। 2 है, 2 के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले तो बाई आएगा, पहला लेटर कैपिटल लिख लिया करो, थोड़ा सही है, तब लिख लेना चाहिए, ठीक है। बाई, उसके बाद क्या आ गया, नील, नील, उसके बाद यम, ठीक है। अगर बोला कि इसका सिंबल लिखना है तो आप सिंबल कैसे लिखोगे, चलो 117 वाले का सिंबल बताओ और 200 वाले का सिंबल बताओ फटाफट से, दोनों का सिंबल। सिंबल कैसे लिखना है, इनके लिए जो एब्रिविएशंस लिखे हैं बस उनको आपको लिख देना है, एब्रिविएशन, काम खत्म। जैसे एग्जांपल, अन, पहले वाले का सिंबल कैसे लिखोगे, अन तो यू, अन तो यू, सेप तो एस, तो इसका नाम क्या हो गया, यू यू एस, यू यू एस। उसी तरीके से 200 वाले का नाम बताओ, 200 वाले का सिंबल बताओ फटाफट से बाबू, क्या होगा 200 वालों का सिंबल। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों ने सही बता दिया है, ठीक है। तो भैया इसका जो हो जाएगा, एक न्यूज चैनल है CNN, तो इसका नाम हो जाएगा BNN, ठीक है भैया। NNN कैसे हो जाएगा शुभम, हाँ ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या इसका सिंबल क्या हो जाएगा, BNN हो जाएगा, ठीक है। किसी को इसमें तकलीफ है क्या, कोई इसमें रोना गाना मचाना चाहता है, कहना चाहता है भैया बहुत टफ था, हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। किसी को रोना गाना मचाना है, BNN, ठीक है। अंकित जिया, वेरी गुड बेटा। अरे रॉबिन तू लिख दे भाई, तू लिख, मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू भेज, ठीक है। चलो ठीक है, छापो, रॉबिन आंसर भेजो, मैं बोलूंगा आपकी बार नोटिस करके। चलो नेम लिखो सब, ये फटाफट से छापो और फिर अपन आगे बढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छापो फटाफट से इसको। नोट डाउन कीजिए बाबू फटाफट से इसको। कभी क्वेश्चन वेश्चन कुछ खास नहीं आते, पर हाँ सिलेबस में है इसलिए अपन पढ़ते हैं इसको, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते इस पे। अच्छा रिज्वाइन कर रहे हो, क्या हो जा रहा है रॉबिन, कुछ एरर हो गया होगा या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी इसलिए समस्या हो रहा है। मुझे लगा मैसेज का बोल रहे हो, रिज्वाइन कर रहे हो, वो हो सकता है कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू होगा। सबने छाप लिया क्या, अच्छा टाइम टेकिंग है, ठीक है छापो छापो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। छापो, कोई दिक्कत नहीं है शुभम। अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। अब आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगा मेनली क्वेश्चंस वहां से बनना शुरू होते हैं और उसके आगे पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चाहे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लो, चाहे वो आप किसी भी लेवल की, चाहे वो JEE नीट एडवांस या इवन स्कूल लेवल की बात करो, तो कहीं पे भी। सभी लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लिया है क्या, किन किन लोगों ने मॉड्यूल मोल कॉन्सेप्ट के अटेम्प्ट कर लिए हैं, सॉल्व हुआ ना हुआ दैट्स डिफरेंट थिंग, मैसेज कर तो मुझे,
मोल कॉन्सेप्ट के मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लिए हो? डीएसएस अरेंज करना है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। किन लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के मॉड्यूल? ठीक है, ठीक है। मॉड्यूल नहीं मिला? ग्रुप में दिया हुआ उज्जवल, चेक करो ग्रुप में लिंक दिया हुआ मॉड्यूल का। कैसे मॉड्यूल नहीं मिला? और ठीक है, ओके ओके ओके, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल। चलो ठीक है। सो काफी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया मोल कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल। सो आपको मैसेज मोस्ट प्रोबेबली अगर आज नहीं आता तो डेफिनेटली कल तो अपन डीएसएस रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है। सो मैं ट्राई करता हूं कि आज शाम को डीएसएस अरेंज कर दिया जाए। आज शाम को आइएगा, जो भी आपके क्वेश्चन है अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, आई एम नॉट कमिटिंग कि आज शाम को हो ही जाएगा। अगर आज नहीं हो तो कल तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो मैसेज पे थोड़ा ध्यान रखना। वो टेस्ट पेपर नहीं किए, टीपीपी नहीं किए, क्यों हर्ष? टीपीपी करो यार, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें मेन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज से बेटर है वो टीपीपी, मच बेटर है, ठीक है। मजा उसको करने में है, एक्सरसाइज तो ठीक है, ओके ओके। चलो, कोई ऐसा जो अभी भी नोट डाउन कर रहा है? कोई ऐसा जो अभी भी लिख रहा है? अगर पॉसिबल हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लो, एटलीस्ट मेंस के क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर लो प्रीवियस ईयर के, ठीक है। चलो, और अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। बुक चाहिए, बुक मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, पर ठीक है, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो ठीक है, सो डन है। अपन नेक्स्ट आते हैं, और अब से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, प्रेडिक्शंस, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, सो अब अपन पढ़ने वाले हैं कि भैया किसी भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम कैसे पता करेंगे कि उसका पोजीशन कौन सा है, ठीक है। किसी भी, कोई बात नहीं रॉबिन। सो किसी भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम कैसे पता करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट का पोजीशन कौन सा है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, उसको हमको ध्यान रखना है। आगे चलोगे तो इनके रूल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि भैया किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हम कैसे पता करेंगे। कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सो आपको जब कभी भी, ठीक है, आपको जब कभी भी किसी एलिमेंट का पोजीशन पता करना है तो सबसे पहला काम आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम तो 8, 9, 10th क्लास में इसको पढ़े हैं, तो बाबू आप जो 8, 9, 10th क्लास में पढ़े थे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN फॉर्म में हुआ करता था, KLMN फॉर्म में हुआ करता था, जो कि अब आपके बहुत काम का नहीं रहा। तो अब आपको एक नया तरह का कॉन्फ़िगरेशन, बहुत लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, मतलब हो सकता है आपके क्लास में शायद कोई हो ऐसा। सो आपको एक नए तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा, दैट इज SPDF कॉन्फ़िगरेशन अब आपको सीखनी है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन अब लिखना है। ये SPDF कैसे आता है, इसकी फीलिंग कैसे आएगी, तो आप अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी जो सिखा रहा हूँ उसको आप याद रखिए, बाद में आपको इसका फील भी आ जाएगा कि SPDF का मतलब क्या होता है, ये क्यों हम ऐसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में फील आ जाएंगी। अभी बस हमको ध्यान रखना है, चलो जितने से अपना काम बन जाए। सो अब आपको इस फॉर्म में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, दैट इज SPDF। अब ये कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज कि आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए एक चीज आपको आनी चाहिए, दैट इज द सीक्वेंस लिखना। किसका सीक्वेंस लिखना? तो SPD और F का सीक्वेंस लिखना, और वो भी इस फॉर्म में सीक्वेंस लिखना, ये आपको आना चाहिए। बेसिकली आपको याद होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इस पूरे को याद करना थोड़ा मुश्किल है। इस कॉन्फ़िगरेशन को याद करना, इस सीक्वेंस को याद करना मुश्किल है। कैसे? तो देखो, इस सीक्वेंस को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, और इसको ध्यान दो। तो आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। ये सीक्वेंस कंटिन्यूअस नहीं है,
ऐसा नहीं कि 3p के बाद आपका 3d आ गया, पहले 4s है फिर 3d है, मतलब इस सीक्वेंस में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं, तो आपको एग्जैक्ट ये सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब रटना इतना आसान नहीं है इस पूरे सीक्वेंस का, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उस शॉर्ट ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, आप एक टेबल बनाइए। कैसे, तो मैंने एक पहला टेबल बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एस वाले लिखे हैं। तो मैंने क्या लिखा, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। फिर दूसरे बगल में उसके लाइन बनाया जिसमें 2p 3p 4p 5p 6p लिखा। फिर डी बनाया, फिर एफ बनाया। ध्यान क्या रखना है, एक एक घटते जाता है, मतलब एस का स्टार्ट 1 से होता है, तो पी का होता है 2 से, डी का होता है 3 से, और एफ का होता है 4 से। आपने ऐसे बना दिया, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इनको ऐसे ऐसे कट करना है। इसको कट किया, फिर उसके बाद क्या किया, आप घूम क्या है, मतलब ऐसे समझ लो, इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, ये कहानी क्या है। मान लो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो यहाँ से कोई चलना शुरू किया, तो वो सबसे पहले किसको काटा, 1s को, फिर वापस गया, फिर किसको काटा, 2s को, फिर वापस गया, फिर 2p और 3s को काटा, फिर वापस गया 3p और 4s को काटा, फिर वापस गया 3d और 4p को काटा। ये काटने में थोड़ा सा मिल मैच कर गया, ठीक है। तो 3p 4s, फिर ये वापस गया 3d और 4p को काटा। जैसे जैसे जो कटते गया है उसी सीक्वेंस में लिखा गया। ध्यान दो, सबसे पहले कटा 1s तो 1s लिखा, फिर कटा है 2s तो 2s लिखा, फिर वापस आया तो कौन कटा, 2p तो 2p लिखा, फिर इसके बाद कौन कटा, 3s तो 3s लिखा, फिर 3s के बाद वापस आके किसको काटा, 3p को, तो यहाँ पे किसको लिखा, 3p को लिखा। ध्यान दो, 3p लिखा, 3p के बाद कौन कटा, 4s तो 4s लिखा, 4s के बाद वापस आके 3d, फिर 4p, फिर 5s, 3p के बाद 4s 3d 4p 5s। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। अभी नहीं भी ध्यान रहे तो लिख के रखना, पीछे पलट के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आता है कि कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैसे। उसके बाद आपको दूसरी चीज जो ध्यान रखनी, वो ये ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे भी एस सब सेल है, इसको बोलते हैं सब सेल, दैट इज एस पी डी एंड एफ आर सब सेल, नॉट सेल्स। तो एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं। ये आपको नंबर ध्यान रखना है। कैसे, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि 2 के बाद 4 4 ऐड करते जाना है। तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, तो 4 4 ऐड होते जाता है, काम खत्म। ठीक है। सो दो चीजें, एक तो ये सीक्वेंस जो आपको नीचे में बताया, ये ध्यान रखना है, नहीं ध्यान है तो पलट के देख लेना, और एस में, पी में, डी में, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, ये ध्यान रखना है। ये दो चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई समस्या नहीं होगा। अब बात आती है हम लिखेंगे कैसे। चलिए, सो लिखना शुरू करते हैं। अभी रुक जाओ, जिसके भी डाउट है अभी रुक जाओ, ठीक है। सो स्टेप्स इसके क्या है कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, तो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ऑब्वियस है, आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर, पहला स्टेप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी कितने होते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू होता है एटॉमिक नंबर, हमको पता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से पता चल जाएगा एटॉमिक नंबर से। दूसरा स्टेप, फिल इलेक्ट्रॉन्स, ई लिख रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस, जो आपको नीचे में ये सीक्वेंस दिया है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ठीक है। यहाँ इसके साथ नोट ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रूल मस्ट बी फॉलोड, रूल मस्ट बी फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड। समझ में यहाँ कुछ नहीं आया कि ये क्या कहना चाहता है, कैसे लिखेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर से देखना। बहुत आसान है, महाफर्जी है ये लिखना, बहुत आसान काम है। मुझे बोला गया कि चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सोडियम का। Na का लिखो कितना होता है, चलो कैसे लिखोगे Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 11, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर होता है बाबू 11। हो सकता है अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में जो किसी एलिमेंट के साथ छोटा नंबर होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। सो Na ऊपर में यहाँ पे लिखा होता है 23, यहाँ लिखा होता है 11, ये 11 है एटॉमिक नंबर।
ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप ध्यान दीजिएगा। आपको KLA में नहीं लिखना, SPDF लिखना है। क्या लिखने का तरीका है देखो, समझो, वहां स्टेप लिखूंगा मैं। सबसे पहले आपको लिखना है 1s, लिखा। s के पावर में, एक्चुअल में क्या होता है, वो पावर होता नहीं है पर हम लिखते हैं उसके पावर में। सो s के पावर में आपको लिखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स आप s में डाल सकते हो, 2, तो आप यहाँ लिखोगे 2। आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। टोटल आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। 1s सबसे पहले इसमें लिख दिया 2। 1s के बाद आपके पास कौन है, 2s है। 2s लिखा, इसके पावर में 2 लिखा। फिर क्या लिखा, 3p। 3p के पावर में क्या लिखा, 6 लिखा। कितने इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, 2, 2 4 और 6 10। ऐसे समझो, एक बकेट लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हैं जितने एटॉमिक नंबर हैं, अब उसको डालते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, हम आगे चलते जा रहे हैं। पहले 1s मिला, 2 डाल दिया, 2s मिला, 2 डाल दिया, 3p मिला, 6 डाल दिया। बिल्कुल, अगले में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा मुझे फटाफट से बता दो कि 3p के बाद जो 4s होगा, इस 4s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, मुझे जल्दी से बताओ तो। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 6। अच्छा, s में अपने पास कितने आते हैं, 2, p में आते हैं 6, 6 हो गया, काम खत्म। लेकिन बाबू 4s में कितना आएगा, तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2, 2 और 6, मतलब आप 10 तो ऑलरेडी डाल चुके हो। बचा कितना है, एक ही तो बचा है। तो आप यहाँ 4s में कितना डालोगे, 1 डालोगे, आपका कॉन्फ़िगरेशन तैयार है। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 1s2, 2s2, 3p6, 4s1। चलो, समझ में पता नहीं अभी भी आया कि नहीं आया, बहुत बड़ा डाउट लगता है, ये तो बहुत 30 मार खा वाला काम है। चलो भैया, जरा किसी और का लिख के देखते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, 2p माय बैड, वो गलती से लिख दिया यार, सॉरी। 2p, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन लिखते हैं एटॉमिक नंबर। मान लो मुझे बोला गया कि कैल्शियम का लिखो एटॉमिक नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो भैया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। लिखते कैसे हैं, तो कैल्शियम 40, नीचे में 20। चलो जरा लिखना शुरू करते हैं। हाँ वो गलती से लिख दिया यार, ये 3s 4s के चक्कर में। रुक जाओ सॉरी, 1s 2s 2p, हाँ ठीक है। चलो कैल्शियम का लिखना शुरू करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 हैं। भरना शुरू करते हैं, ध्यान देना। पहला है 1s, कितने, 2। उसके बाद क्या है, 2s 2। उसके बाद क्या है, 2p 6। उसके बाद क्या है, 3s 2। उसके बाद क्या है, 3p 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डाल चुके हैं, 2, 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18। लास्ट अपने पास इसके बाद कौन आ रहा है, 4s। 4s में कितना, 2। काम बन गया, डन है। सो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो एक और अपन लिख के देखते हैं। एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 21। चलो 21 वाले के लिए लिखते हैं, क्या होगा फटाफट से। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। हमको पता है कि भैया 4s2 के बाद क्या आएगा, 3d आएगा। एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1। एटॉमिक नंबर यहाँ काउंट करके देखो 21 के हिसाब से, 2, 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21। सो आपको इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। अब ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का कि कैसे आप लिखिएगा। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो और फिर अपन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। बोलो शुभम। कुछ समझ में नहीं आया कुछ सर। समझ में नहीं आया, ठीक है। ये रट्टा मारने आ रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p। सर शुभम, ऐसे क्यों लगा है, जैसे कि फर्स्ट वाला जैसे कि सोडियम लिए हैं। ठीक है। हाँ सर बोलिए। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो, पहले वाला सोडियम लिए तो जैसे सोडियम लिए तो सर उसमें लिखे 1s2, 2s का पावर 2, 2p का पावर 6। तो सर थर्ड वाले में 6 लिए, मतलब सेकंड वाले में 2 क्यों लिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। थर्ड वाले में 6 के लिए, सेकंड वाले में 2 के लिए। बाबू यहाँ पढ़, एस में कितने लिखा है, 2, पी में लिखा है 6, डी में लिखा है 10, एफ में लिखा है 14। कितने इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये हमको याद रखना है। तो इसलिए एस में जहां लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, पी में जब लिख रहे हैं तो 6 लिख रहे हैं। अब समझ आया शुभम। लेकिन यहाँ पे तो एस में 1 लिखा, क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो भरेंगे कहां से। समझ आया शुभम।
हाँ सर समझ में। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। बोलो विवेक। चलो जिनको सर, जिनको समझ में आ गया वो, हाँ बोलो। सर यहाँ पे भी जैसे 1s लेस देन 2s लेस देन 2p लेस देन 3s, फिर Less- सर p ठीक है। के बाद p आ रहा है सर, p के बाद 4s क्यों लिखे हैं सर? यस सर, ये वाला इसमें 4s कहाँ लिखा यहाँ है पे 4s? 3p के 3p है, 3p के बाद 4s है, ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? सर यहाँ पे तो d है, बट यहाँ पे आप s लिख दिए हैं यहाँ पे। कहाँ तो पे सर बोल वहीं रहे पे भाई? जहाँ पे सर इसमें यहीं पे 1s देन लेस देन, नहीं सर यहाँ पे ऊपर। तुम इसमें जो लिखा हो, हाँ, चलो इसलिए- ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो सारे लोग, फिर बोलो तुम क्या बोल रहे हो। मैंने उल्टा लिख दिया, कहाँ पे उल्टा लिख दिया यार? हो सकता है, बोला हो तो जल्दी। 1s 2s 2p 3s, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, सब बोलो। सर यहाँ पे 3p के बाद s आ रहा है, तो आप d लिख 4s दीजिए। कहाँ लिखा है यहाँ डी? पे मैंने b आ रहा है, वही कंफ्यूज है। कहाँ पे बाबू तू बता तो जरा। ए बी सी बता, किस रो में बोल रहा है? सर ऊपर यहाँ पे 1s लेस देन 2s लेस हाँ। देन 2p ठीक है, लेस देन 3, ठीक है, 3s, ठीक है। सर 3p के बाद ऊपर वाला बॉक्स में लिखे हैं d, तो सर s उसके नीचे है, तो पहले s ला दिए सर, ये क्यों? हाँ सर, ये d उधर ना आना चाहिए। डी को पहले, अच्छा यहाँ कष्ट है। देखो यहाँ समझो बाबू मेरे, इसको ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ पे। ये 3p कहाँ कटा है तुम्हारे पास? यहाँ कटा है। उसके बाद 4s अच्छा। कटा। 4s के बाद किसको काटे हो? 3d को काटे हो, तो 4s के बाद ही आएगा ना 3d। ओके सर, हो ठीक गया, हो है, गया। हाँ मुझे पता है इसमें बहुत समस्याएं आने वाली। आराम से लिखो, जिसको नहीं समझ में आए तो फटाक से पूछना। देखो क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। नोटेशन ऑन कर दे पेन, अच्छा वो ठीक है, चलो हो गया। हाँ भाई, और किसको तकलीफ है? चलो इन दोनों का जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो। इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट से। अपने कॉपी में कॉन्फ़िगरेशन लिखो चारों का, जल्दी से। इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट से। चलो काफी टाइम हो गया। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में अपन इसको एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट सुनो, ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट यहाँ तक तो याद कर लेना, 4p तक याद कर लेना। अगर कुछ और याद ना कर सको तो 4p तक याद करना। मैं सिखा दूंगा कि पोजीशन कैसे निकालते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे किसी भी एलिमेंट के पोजीशन के लिए। रट्टा मारना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बाद में फील आएगी तो थोड़ा टाइम लेके सीख लोगे, पर अभी रट्टा मारना पड़ेगा इस सीक्वेंस को। दूसरी चीज क्या याद रखनी? बस दो ही चीज याद रखना है, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना है, एस पी डी और एफ में अपने पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये लिख लो, दोनों लिखो, और जिसके इसके डाउट है वो डाउट पूछो, बाकी जनता जा सकती है, ठीक है। लिखो, जिसके डाउट है वो पूछो। पीयूष बोल रहा है कि कॉपर का वैलेंसी निकाल के बताऊं। चलो पीयूष ऑडियो ऑन करो, बात करते हैं अपन कॉपर की वैलेंसी पे। कहाँ गया पीयूष? ऑडियो ऑन करो तो जरा। पीयूष ऑडियो ऑन करो। यस सर। हाँ जी, बताइए कॉपर की लास्ट वैलेंस जो उसके वैलेंस सेल होता है या वैलेंस सबसेल जो होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सर मतलब चलो उसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होता है। शुरू से लिखो और लिख के बोलो क्या होता है। सर निकाल के देख रहा है। अच्छा निकाल के देखो। मैं बोल रहा हूँ, सुनो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d 3d10 4s1। मैंने बता दिया, इसको ध्यान रखना। क्या बोला? ध्यान से सुनो, 3d10 4s1 बोला है, ठीक है। सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, अब समझो इस चीज को। ओके ठीक है। अब देखो समस्या अपने पास क्या है यहाँ पे कॉपर के साथ, कि कॉपर का जब आप लिखने जाते हो कॉन्फ़िगरेशन, जब आप लिख रहे होते हो कॉपर का, तो वहां पे एक समस्या ये आती है कि आपने बोला है कि भैया जो डी है उस डी में 10 इलेक्ट्रॉन है और एस में 1 इलेक्ट्रॉन है।
एक्चुअल में ना थोड़ा अलग कहानी है। एक्चुअल में थोड़ा अलग कहानी ये होता है कि होना चाहिए था S में 2 और D में 9, लेकिन हम वहाँ पे एक छोटा सा चेंज करते हैं, कुछ रीजन है बाद में पढ़ेंगे, तो हो जाता है S1 और D10। तो ये S1 जो 4S1 हुआ, इसके वजह से उसकी जो वैलेंसी है वो 1 हो जाती है, और अगर वो D9 का कॉन्फ़िगरेशन ले लिए तो उसकी वैलेंसी फिर 2 भी हो जाती है। इस वजह से कॉपर की वैलेंसी 1 भी मानते हैं और 2 भी मानते हैं, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन हम D10 लिखते हैं तो उसके हिसाब से 1, और 9 लिखते हो तो उसके हिसाब से 2। डन है पीयूष? यस सर। चलो ठीक है। उसको बोलते हैं कि कहीं भी अगर पॉसिबिलिटी है फुलफिल्ड होने का, तो 9 जो है वो 10 बन सकता है, 4 जो है वो 5 बन सकता है। सेम क्रोमियम में भी होता है। चलिए लिख लिया सबने? ऐसे तो ग्रुप पीरियड भी पता चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है मृगंक, हमारा मोटिव भी यही है, हम तो यही निकालना चाहते हैं ना ग्रुप और पीरियड, इसीलिए तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, वरना इसको क्यों लिखते हैं? हम KLMN से खुशी खुशी नहीं जिंदगी बिताते, इसको तो देखते ही पता चल जाएगा कि ग्रुप और पीरियड कौन सा है। बिल्कुल। जी के बारे में जानना चाहते हो? F के बाद जो G आता है वो पूछ रहे हो? ऑडियो ऑन करके पूछ सकते हो। ये देखो यार, अगर G सबसेल का पूछना चाहते हो तो G सबसेल अपने सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, अगर कोई पूछना चाहता है तो। उज्जवल जी पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? पता नहीं। बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल वही चीज मैं बता रहा हूँ। 3D में 10 हो जाएगा, 4S में 1 हो जाएगा, लेकिन आप लिखते तो 3D में आप 9 लिखते, 4S में 2 लिखते, इस वजह से 2 भी है 1 भी है। ठीक है। कैसे एलिमेंट का अलग अलग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग पोजीशन भी चेंज होना चाहिए? नहीं श्रेयांश। चलो ठीक है, तो ये आपका होमवर्क था, आप इसको होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसके डाउट है वो बैठो आराम से पूछ के जाना, बाकी जनता तो जा ही सकती है। ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे दिया, ठीक है। सो श्रेयांश देखो ऐसा है कि किसी भी, ठीक है चलो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमने पोजीशन बताया है, और वो जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वो मानते हैं जो ट्रेडिशनल होगा। किसी वजह से अगर चेंज हो गया तो उसका पोजीशन नहीं बदलेगा। ट्रेडिशनल जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा पोजीशन वही डिफाइन करेगा। जैसे कॉपर का जो पोजीशन है वो डिफाइन कौन करता है? तो 3D 9 करता है, ना कि 3D 10 करता है। क्रोमियम का 3D 4 करता है, ना कि 3D 5 करता है। डन है? कौन पूछा था ये? श्रेयांश, मृगंक, ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का ओ भाई सर। क्या चाहता है उज्जवल? मैं ऑडियो ऑन करने बोलने का, तो ऑडियो ऑन दो। करने का परमिशन हटा दो, लो ठीक है। तो विवेक बोला ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है विवेक? 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। डन है? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। बोलो उज्जवल। सर जी सबसेल के बारे में ना पूछ रहे थे। जी सबसेल के बारे में पूछ रहे हैं, जानना के बारे में। देखो यार जी सबसेल में बता रहा हूँ, देखो यार जी सबसेल में बता रहा हूँ। हाँ, जी सबसेल एक्चुअल में अपने सिलेबस में नहीं है। जी सबसेल को हम एक हाइपोथेटिकल सबसेल मानते हैं।